हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस डिस्कशन में वी विल बी डिस्कसिंग अ कैश फ्लो व्हिच हैज बीन बॉट बाय पीपीएफएस म्यूचुअल फंड रिसेंटली। तो पीपीएफएस म्यूचुअल फंड की हमने इस चैनल पे लास्ट 5 इयर्स में मल्टीपल टाइम डिस्कशन करी है बिकॉज वी थिंक दैट दे फॉलो लाइक ईथॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस लेते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टू बी बेसिकली बेटर स्टूडेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, जो भी इन्वेस्टर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी कोई वो इंटरेस्टिंग स्टॉक या बिजनेस को ऐड करते हैं तो हम लोग उनकी थीसिस या रीजनिंग को जाके समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पीपीएफएस या जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर बिग फैंस ऑफ वॉरेन बफेट, एंड वॉरेन बफेट एक बर्कशायर लेटर टू शेयर होल्डर्स लिखते हैं। तो वो भी सारे जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उसको ज़रूर पढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स बर्कशायर ने बहुत सारी डिफरेंट एक्विजिशंस करी है, बट अपनी एक्विजिशंस में बर्कशायर हैथवे ने एक बहुत डिटेल्ड बात करी है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बिजनेसेस जिनकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वो इवैल्यूएट कर पाएँ सर्टेनिटी के साथ। वो ऐसे बिज़नेसेस देखते हैं जहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अच्छी हो और कैश फ्लोज़ को अच्छे से डिप्लॉय कर पाएँ। दे आर लुकिंग फॉर बिज़नेसेस जो बेसिकली शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर पाएँ विद डिविडेंड्स, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रीज़नेबल वैल्यूएशन। तो ये 1993 के लेटर में हम पढ़ रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर हम 1996 का लेटर देखते हैं तो 1996 के लेटर में दे डिस्क्राइब कोको कोला एंड बेसिकली जिलेट एज द इनएविटेबल्स। These are businesses which will keep surviving over a period of time because they have built that type of a moat amongst them and industry fastly change नहीं होती। 2007 में भी अगर आप लेटर पढ़ते हैं तो इसमें भी ये बात करेंगे कि वी लुक फॉर बिजनेसेस दैट वी अंडरस्टैंड, फेवरेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स, एबल एंड ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट एंड अ सेंसिबल प्राइस टैग। सो दिस इज समथिंग दैट जो हमें लगता है कि ओवर द ईयर्स व्हेन वी लुक एट हाउ पीपीएफएस म्यूचुअल फंड हैज बॉट स्टॉक्स, दे हैव बीन अप्लाइंग अ सिमिलर फ्रेमवर्क। तो पीपीएफएस म्यूचुअल फंड का क्या फ्रेमवर्क है व्हेन दे हैव बीन बाइंग स्टॉक्स? अगेन दिस इज एज पर आवर इंटरप्रिटेशन बिकॉज वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल फ्रेमवर्क है। तो पहला क्या है कि दे आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस दैट आर सिंपल टू अंडरस्टैंड। दे आर लुकिंग फॉर कंपनीज विद जनरेट सॉलिड कैश फ्लोज। दे आर लुकिंग फॉर कंपनीज, उन कंपनीज में मार्केट लीडरशिप और मोड भी हो। दे लुकिंग फॉर अ रीजनेबल वैल्यूएशन और अ रीजनेबल प्राइस टैग। देन ऑल्सो बिकॉज पीपीएफएस जो उनका फ्लेक्सी कैप वाला फंड है उसका 1 लाख करोड़ प्लस का एयूएम हो गया, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड फ्लोट बिकॉज फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा आएगा। ओनली देन आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एयूएम। एंड ऑल्सो सिक्स, दे आर लुकिंग फॉर अ सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड। तो ओवर द इयर्स अगर आप इस फ्रेमवर्क को लगा के उनकी कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हैं उनकी फैक्ट शीट में या पोर्टफोलियो में, तो आपको सिमिलर बिजनेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी बैंक। तो अगेन मार्केट लीडर इन प्राइवेट बैंकिंग इन इंडिया, अ सॉलिड बिजनेस, सस्टेनेबल बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड, ऑल्सो स्टिल गेनिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोइंग एट डिसेंट 10 to 15% लाइक ग्रोथ पर एनम। शायद से ग्रोथ 15-17% भी हो सकती है जब एलडीआर इशू रिजॉल्व होता है। सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं ओवर द इयर्स। तो आपको यहाँ पे देखिएगा उन्होंने रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया, अगेन अ मार्केट लीडर इन ऑटोमोटिव एसयूवीज एंड ट्रैक्टर्स, एंड लीडर इन एंड इस टाइम पे ट्रैक्टर्स की साइकिल टर्न कर रही है और एसयूवीज में भी दे आर गेनिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर। महाराष्ट्र स्कूटर्स अगर आप देखते हैं तो अगेन दे बॉट बजाज फाइनेंस वाया महाराष्ट्र स्कूटर्स एंड बजाज होल्डिंग्स। सो अगेन बजाज फाइनेंस वाज अ मार्केट लीडर इन एनबीएफसीज, राइट? देन एमसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज, अगेन आप देखें कि यहाँ पे मार्केट लीडरशिप क्या है, एकदम एब्सोल्यूट डोमिनेंस है, मोनोपोली है और कोई पीयर ही नहीं है कंपैरिजन के लिए। तो अगेन 90% प्लस मार्केट शेयर, रीजनेबल वैल्यूएशन व्हेन दे वुड हैव बॉट इट, आज शायद से वैल्यूएशन महंगी हो सकती है। एंड ऑल्सो बिजनेस दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली सीडीएसएल, ओनली इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरीज हैं एंड दे वर देयर इन दिस बिजनेस सिंस आईपीओ टाइम्स एंड दे बॉट इट एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, 25 to 30 टाइम्स पी रेशियो। Balkrishna Industries, they've been owning Balkrishna Industries for multiple years now. So they have almost 8% of off the highway tires market share in the world. And it's a low cost, basically, they are the lowest price producers. And also one of the businesses which has had very stable cash flows over a long period of time. Coal India is another example. अगेन पीएसयू स्टॉक है। तो कोल इंडिया और पावर ग्रिड दोनों सिमिलर आते हैं, बट कोल इंडिया की नियरली मोनोपोली है कोल प्रोडक्शन में इंडिया की। एंड आज स्टार्टिंग वैल्यूएशन में एटलीस्ट 7-8% डिविडेंड यील्ड है एंड 6-7 की पी है। सिमिलरली अगर आप पावर ग्रिड देखते हैं तो पावर ग्रिड दे बॉट इट व्हेन ट्रांसमिशन स्टोरी स्टार्ट हो रही थी। सो देयर आल्सो नियरली अ मोनोपोली इन ट्रांसमिशन एसेट्स इन इंडिया। अगर आप जो भी ट्रांसमिशन का कैपेक्स हो रहा है आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर बीइंग गिवन बाय पावर ग्रिड ओनली, राइट? सो नियरली अ मोनोपोली दे। फेसबुक की बात करते हैं, दे ओन बेसिकली मेटा इन क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड पहले ग्लोबली भी इन्वेस्ट करता था। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अगेन दीज आर सम ऑफ द एप्स वेयर दे हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर। तो आई थिंक टॉप 3 में सोशल मीडिया के अंदर। नेस्को इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस दैट देव रिसेंटली बॉट। तो अगेन एग्जीबिशन सेंटर है
तो मुंबई के अंदर 2 ही बड़े एग्ज़िबिशन सेंटर है। वन इज़ बेसिकली धीरूभाई अंबानी एग्ज़िबिशन सेंटर एंड सेकंड इज़ बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर। So again, a business which generates good cash flow is at a reasonable valuations and also is a business that has had a 20-year track record to display. Zydus एंड सिप्ला अगेन ये फार्मास्यूटिकल्स में उनका बेट है, बट अब जाइडस और सिप्ला में भी सिप्ला के कैश फ्लोज दिखते हैं। तो ओवर द इयर्स सिप्ला कैश फ्लोज हैव ग्रोन बाय नियरली 4 to 5 times, अगेन अ बिजनेस which is generating good cash flows. And ITC was an example of a meme stock which they bought because it was a market leader in cigarettes. Again, decent cash flow generation and also a reasonable or a cheap starting valuations. तो जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स हमने अभी पीपीएफएस की देखी, तो उनमें यही फ्रेमवर्क लगता है। सिंपल बिजनेस है, वहाँ पे कंपेटिटर्स कम है, वहाँ पे कैश फ्लो जनरेशन बहुत अच्छी है एंड जब उन्होंने लिया तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन रीजनेबल है एंड बिजनेसेस फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं या जो जो डिविडेंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड दीज आर बिजनेसेस विच हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग मोट और कंपेटिटिव एडवांटेज अराउंड देम जो इनकी मार्केट लीडरशिप के अंदर डिस्प्ले होता है। रिसेंटली जो उनकी फैक्ट शीट का डिस्क्लोजर आया फॉर द मंथ ऑफ मे, तो उसमें हमने देखा कि दे हैव एडेड अ 2% पोजीशन इन भारती एयरटेल एंड वेरी स्मॉल पोजीशन इन नेस्को। तो नेस्को का तो हमने डिस्कशन करा। अभी हम भारती एयरटेल का डिस्कशन करेंगे कि क्यों उन्होंने भारती एयरटेल ऐड करा है and why could it be a cash throwing machine. If you're excited for this analysis, do smash the like button below and make sure that you drop the hell yes in the comment section. तो भारती एयरटेल की जो कैश फ्लो वाली इन्वेस्टमेंट है, तो उस पे डिस्कशन से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ कि 2008-2009 में वॉरेन बफेट बॉट अ रेल रोड इन यूएसए बाय द नेम ऑफ बीएनएसएफ। तो रेल रोड्स क्या करती हैं? तो अगेन दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो अगर आप ये एसेट हेवी इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, रेल रोड हो या जैसे हमने पोर्ट्स का डिस्कशन करा था या हॉस्पिटल्स का करा, so all these investments have one thing in common is that these are businesses which are difficult to replicate. तो वॉरेन बफेट ने जब बीएनएसएफ 2009 के आसपास लिया था, तो उस टाइम पे यूएस में सिर्फ 6 ही रेल रोड्स रह गई थी एंड आज वही 6 रेल रोड्स 94% ऑफ फ्रेट मूव करती है विद इन यूएसए। सो अगेन रेल रोड नेटवर्क अब यूएसए के अंदर रेप्लिकेट नहीं हो सकता क्योंकि आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हर स्टेट से लेके नहीं आ सकते, बिकॉज यूएस के अंदर हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेशन है डिफरेंट है। 50 स्टेट्स हैं यूएस के अंदर। तो वहाँ पे भी एसेट हैवी बिजनेस था एंड दैट्स अ बिजनेस व्हिच थ्रोज कैश फ्लोज बिकॉज दे जनरेट ऑलमोस्ट अ रेवेन्यू ऑफ 23 to 24 बिलियन डॉलर्स, जिसपे वो 10 to 11 बिलियन डॉलर्स का ईबिटा करते हैं। तो नियरली 40% प्लस ईबिटा मार्जिन दे आर मेकिंग ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर आप देखते हैं, जब हम टेलीकॉम बिजनेसेस की बात करते हैं, तो टेलीकॉम बिजनेस इज नथिंग बट लाइक रेल रोड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। वाई सो? बिकॉज अज्यूम कीजिए कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका इंटरनेट का कनेक्शन कट हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने बिल को रिचार्ज करेंगे या तो आप जो आपका इंटरनेट प्लान है उसको जाके टॉप अप करेंगे। सो दैट इज अगेन अकिन टू बीइंग अ टोल रोड बिजनेस। वाई सो टोल रोड? बिकॉज विदाउट दिस लाइफ का फंक्शन करना मुश्किल है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट एंड वंस अ हैबिट इज बिल्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक। और एक और भी सेइंग है, चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हेवी टू बी ब्रोकन। After Jio came into the industry in 2016, what has happened in telecom industry is that all of us have gotten hooked to our phones and internet. अगर आप फॉरेन भी ट्रैवल करते हैं, सपोज करते हैं आप इंडिया से दुबई भी जाते हैं, तो दुबई में जाके यू लुक एट द डेटा कॉस्ट। तो आई एम प्रिटी श्योर आपको इंडिया की याद आएगी वापस कि यार इंटरनेट इंडिया में बहुत सही है और एक सस्ते प्राइस पे है। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट वी हैव बिकम वेरी हुक टू द इंटरनेट। बट ओवर द इयर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले इतनी स्टेबल इंडस्ट्री नहीं थी, जब इतनी इंडस्ट्री स्टेबल बन रही है। ओवर द इयर्स यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर हम एवोल्यूशन देखते हैं एंड स्पेसिफिकली भारतीय एयरटेल की भी बात करते हैं, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कंसोलिडेशन ट्रेंड क्या प्ले आउट हुआ है? तो FY13 में देयर वर मेनी प्लेयर्स लाइक एयरसेल करके एक होता था जिसका 4.8% मार्केट शेयर था, बीएसएनएल का 10.1 था, टाटा डोकोमो का 6.8 था, रिलायंस कम्युनिकेशन का 8.2 था, आइडिया का 15.1 था और वोडाफोन का 22 था एंड एयरटेल का 30.2 था। FY16 में एयरटेल का तो मार्केट शेयर इतना ही रहा, एयरटेल का मार्केट शेयर 30.7 ही था, राइट। मार्केट शेयर 0.5% से एक्सपैंड करा। वोडाफोन का मार्केट शेयर कम हुआ, आइडिया का थोड़ा सा बढ़ा, आरकॉम का बहुत घट गया, राइट। सिमिलरली टाटा डोकोमो का थोड़ा मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, जो बीएसएनएल का मार्केट शेयर रिड्यूस हुआ और जो एयरसेल इसका भी मार्केट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ।
फिर FY19 में देखते हैं तो भारती एयरटेल का ये डिसरप्शन पीरियड था FY16 से 19 का, बिकॉज जियो एंटर्ड। तो जियो आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेसिकली जियो एंटर्ड एंड साथ साथ वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया था। तो दैट लेड टू इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। तो प्लेयर 1 इज जियो, प्लेयर 2 इज वोडाफोन आइडिया एंड प्लेयर 3 इज BSNL। FY24 फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं, तो आउट ऑफ दिस इंटायर पीरियड ऑफ पेन एंड डिसरप्शन एंड इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, at the end Airtel has 37.9% market share, Jio has 42.1, whereas Vodafone Idea has 15.4, and BSNL today has 4.7% market share. So this is an industry which has gone through a consolidation, and अब इंडस्ट्री की इकोनॉमिक स्टेबल हो रही है क्योंकि अब 2-3 ही प्लेयर्स बच गए हैं। अब ये 2-3 प्लेयर्स जो बच गए हैं क्या करने वाले हैं? सबको ही पता है क्या करने वाले हैं, ये प्राइस बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि 2016 के बाद जो डिसरप्शन हुई वो किस लिए हुई थी? प्राइस घटाने के लिए और लोगों को हुक करने के लिए। और अब डिसरप्शन जो होने के बाद क्या होएगा? प्राइस बढ़ेगा एंड दीज़ प्लेयर्स विल स्टार्ट मेकिंग गुड डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मे बी 14 to 15%। बट इंडस्ट्री में बैरियर्स टू एंट्री क्या है? एंड आज कोई नया प्लेयर ईज़िली क्यों नहीं एंटर कर सकता? ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एयरटेल के आके एक बारी फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं बैलेंस शीट पे। तो अगेन फिक्स्ड एसेट्स में एयरटेल ने पहले 2G इंस्टॉलेशन भी करा, फिर 3G इंस्टॉलेशन भी करा, फिर 4G इंस्टॉलेशन भी करा, फिर बेसिकली इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रोवाइड करी, 5G इंस्टॉलेशन भी करा। एंड एयरटेल का सरप्राइजिंगली आज 12% मार्केट शेयर है इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यूल सी कि आज फिक्स्ड एसेट्स एयरटेल के 3,90,000 करोड़ के हैं। सो दैट इज एनीवेयर क्लोज टू 40 to 45 बिलियन डॉलर्स के बीच में इनके अभी फिक्स एसेट्स हैं। टू रेप्लिकेट दैट अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स जो डेप्रिशिएट हो चुके हैं अभी तक, जस्ट इमेजिन कि एक इन्फ्लेशनरी वर्ल्ड में पिछले 5-6 साल में जहाँ पे बहुत महंगाई हुई, उसको रेप्लिकेट करना कितना मुश्किल है। तो फॉर एनीवन न्यू टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहली चीज़ आपको टेलीकॉम जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होती है उसमें जाके आपको एसेट्स विन करने पड़ेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? कस्टमर्स एक्वायर करने पड़ेंगे। कस्टमर्स कैसे एक्वायर करेंगे? जैसे अगर आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, जियो यूज़ कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी फोर्स्ड टू स्विच टू समवन ओनली व्हेन यू गेट अ वेरी चीप प्राइस। तो अगेन जो भी नया कॉर्पोरेट ग्रुप आएगा उसको लॉसेस रन करने पड़ेंगे फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। So that is why also a barrier to entry has been built into this industry. And over the years इस इंडस्ट्री में mergers and acquisitions भी हुए हैं। तो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ 2018 में, तो काफ़ी फेमस स्टॉक बना रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद से उसका प्राइस सस्ता है तो अच्छा है, बट अगेन आपको मार्केट कैप और उस पर थोड़ा बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए। फिर आरकॉम और एयरसेल का मर्जर अनाउंस हुआ था, बट द डील अल्टीमेटली फेल थ्रू। एंड भारती एयरटेल ने टाटा टेली सर्विसेज विच इज़ टाटा डोकोमो का बेसिकली अक्वायर करा, एंड दिस लेड टू कंसोलिडेशन ट्रेंड विद इन द इंडस्ट्री। तो अगर आप इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अक्रॉस साइकिल्स देखते हैं, यहाँ एयरटेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एयरटेल देख रहे हैं। तो एयरटेल 1995 से लेके लाइक FY16 तक अगर आप रेवेन्यूज़ देखते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक दे हैड ऑलमोस्ट 70,800 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज़ विद एन EBITDA मार्जिन ऑफ 41%। फिर FY16 से FY19 के अंदर डिसरप्शन आई। डिसरप्शन क्यों आई? इसको समझते हैं, क्योंकि जियो एंटर करा, और जियो ने एंटर करते क्या करा? इस इंडस्ट्री के आरपू क्रैश कर दिए। आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो इंडिया के अंदर आरपू ऑलरेडी कम थे, तो उसको क्रैश करने पे क्या हुआ कि आप फ्री में इंटरनेट दे रहे हैं, तो आरपू बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो एयरटेल जैसे बिजनेसेस में रेवेन्यू पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आया। बट जो बाकी बैलेंस शीट वीक कंपनीज थी वो तो और भी प्रॉब्लम के अंदर चली गई। जैसे अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है वोडाफोन आइडिया में, एंड जो BSNL में भी प्रॉब्लम्स हुई, बट BSNL अभी वापस जाके 4G के अंदर आया है, 5G में शायद से अपग्रेडेशन के अपेक्स करेंगे। तो 2016 से 2019 में दिस इंडस्ट्री वेंट थ्रू अ कंसोलिडेशन वेव। 2019 के बाद क्या हुआ? अब देखो जियो ने इतना पैसा तो लगा दिया। अब जियो एट द एंड इज समथिंग ऑल्सो जहाँ पे वो प्रॉफिटेबिलिटी चेज करेंगे। दे कांट कीप अफोर्डिंग लॉसेस। सो नाउ ऑल्सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इस इंडस्ट्री में जो आरपू घटा था, प्राइसिंग पावर गई थी, अब प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। अब इंडस्ट्री में दो ही मेन प्लेयर्स हैं आज, दैट इज भारती एयरटेल और जियो। एंड दो मेन प्लेयर्स होने की वजह से क्या होता है? कस्टमर पास अब ऑप्शन नहीं है। तो जब सप्लाई चोक हो गई है और डिमांड आपकी ग्रो कर रही है हर साल 5-6-7% पे, एक्चुअली में इंटरनेट सर्विसेज की तो और भी फास्ट ग्रो कर रही है डिमांड। तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट प्राइसिंग विल स्टार्ट कैचिंग अप। तो सप्लाई इज लेसर देन डिमांड, एंड व्हाट हैपेंस? प्राइस गोज अप। टुडे सप्लाई इज नॉट फ्रैगमेंटेड, सप्लाई कंसोलिडेटेड है। तो ये इंडस्ट्री जस्ट लाइक रेल रोड इंडस्ट्री इन US, फ्रॉम अ फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री टू अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री विद प्राइसिंग पावर बनी है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द चेंज विच इज हैपनिंग। तो ये चेंज देखने के लिए अगर आप ARPU देखते हैं, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इंडिया में आज भी $1.8 का है।
right? Whereas in Canada it is $43.7, whereas Indonesia में $3 का है. तो इंडिया में there is some way that these ARPUs can increase as well. एंड यहाँ पे अगर हम भारतीय एयरटेल का ARPU देखते हैं तो Q1 ऑफ FY24 में 200 रुपीज़ था और आज Q4 ऑफ FY25 के अंदर 245 रुपीज़ हो गया. तो ऑलमोस्ट अ इंक्रीज ऑफ 22% ओवर द लास्ट 8 क्वार्टर्स एब्सोल्यूट टर्म्स में, राइट? तो अगेन ARPU इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू ग्रोथ. बट नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, if you really want to become an industry expert in terms of mastering different industries and sectors, also अगर आपको अपने एसेट एलोकेशन में एक्सपर्ट बनना है, इसके साथ साथ अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि एक स्टॉक को वैल्यू कैसे करें, एंड इसके साथ साथ अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि एक स्टॉक के एग्जिट पॉइंटर्स क्या होते हैं या फिर इंडेक्स और ETF इन्वेस्टिंग कैसे करें, एंड एज अ बोनस सेशन ऑल्सो हम SOIC मेंबर्स को AI एक्सपर्ट भी बना रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको AI टूल्स लेवरेज करके कैसे वो रिसर्च कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई बना सकते हैं, हम वो भी सिखा रहे हैं. All these things are part of one SOIC membership. Link to register for the SOIC membership is there in the description below, and you can use the coupon code SOICAI10 क्योंकि अभी हम AI का कोर्स भी कर रहे हैं जिससे हम SOIC स्टूडेंट्स को एक स्मार्टर और शार्पर इन्वेस्टर्स बनाना चाहते हैं. With this, let's go back to the video. इसके अलावा अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में ब्रॉडबैंड की मार्केट देखते हैं और मास मार्केट देखते हैं और मिड मार्केट देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्चुअली में जो हाई एंड होम्स वाली मार्केट है जहाँ पे ARPU 1600 रुपीज़ है, सो दैट हैज़ गॉन फ्रॉम 15 मिलियन टू ऑलमोस्ट 40 मिलियन. तो यहाँ पे CAGR 20% का है. तो यहाँ पे एयरटेल का बहुत फोकस है एंड यहाँ पे एयरटेल इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स. FY24 में 19% मार्केट शेयर है. फिर मिड मार्केट देखते हैं तो मिड मार्केट में जहाँ पे ARPU 230 रुपीज़ है, दैट हैज़ गॉन फ्रॉम 35 मिलियन टू 530 मिलियन. दिस इज़ अगेन नियरली हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन विच इज़ देयर. तो यहाँ पे भी कैगर 8% पे आ रहा है. तो यहाँ पे ARPU बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है. तो एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज जनरली हायर वर्सेस जियो, बिकॉज एयरटेल पास थोड़े से मास एफ्लुएंट और थोड़े से ज़्यादा एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं वर्सेस जियो, बिकॉज इनका फ्री का वो नहीं था नैरेटिव. तो इस वजह से इनके कस्टमर्स का जो बेसिकली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है इट इज़ हायर देन जियो, व्हाट इट इज़ विद जियो राइट नाउ, राइट? तो यहाँ आप डेटा भी देखेंगे तो आपको जियो का दिखेगा. प्लेयर 1 इज जियो जहाँ पे 182 रुपीज़ दिखेगा FY24 में, वैसे एयरटेल का 209 रुपीज़ दिखेगा. और ये 209 रुपीज़ अभी 245 जा चुका है इन सिनेरियो ऑफ एयरटेल. सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस. एक ट्रिगर और क्या आ रहा है एयरटेल के अंदर जो हमें समझना है इज दैट कि भारतीय एयरटेल के केस में अभी केपेक्स फ्रंट लोड हो गया था. तो 4G का 5G का केपेक्स फ्रंट लोड हो रखा था. तो FY25 के अंदर काफ़ी ज़्यादा केपेक्स हो गया था एंड FY26 के अंदर दैट केपेक्स वोंट हैपन दैट मच. तो आप अगर कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में यही आंसर मिलेगा. तो अगर मैं भारतीय एयरटेल का फ्री कैश फ्लो देखना है तो भारतीय एयरटेल का फ्री कैश फ्लो इन FY25 वॉज क्लोज टू 39 to 40,000 करोड्स, क्योंकि केपेक्स भारतीय एयरटेल ने बहुत करा था. कितना बड़ा केपेक्स करता भारतीय एयरटेल ने, तो FY25 के अंदर नियरली 40,000 करोड़ का केपेक्स था और FY24 में भी 40,000 करोड़ का केपेक्स था. Now this capex number will start going down in FY26. I think ये capex number 30 to 32,000 crores या 29 to 32,000 करोड़ की रेंज में आ सकता है. Whereas cash flow from operations will also go up. तो नेक्स्ट ईयर भारतीय एयरटेल का जो ओवरऑल फ्री कैश फ्लो है दैट फ्रॉम 39-40,000 करोड्स विल गो टुवर्ड्स 60 to 62,000 करोड्स. तो अगेन यहाँ पे अगर आप जो PPFS का मेट्रिक है रीजनेबल वैल्यूएशंस का लगाते हैं कि आज मार्केट कैप अगर 11 लाख करोड़ की है और कंपनी अगर 60 to 62,000 करोड़ का लाइक फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी, तो फ्री कैश फ्लो के मल्टीपल पे कंपनी आज फॉरवर्ड पे 17 to 18 टाइम्स पे. यहाँ तो अगर आप इन्वर्ट करेंगे तो इट्स नियरली एट अ फ्री कैश फ्लो यील्ड ऑफ 5.2 to 5.3% के बीच में, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन जज बिजनेसेस की क्या वैल्यूएशन आज रीजनेबल है या नहीं है. जो आपकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में भी अर्निंग्स इन्फ्लेक्ट हो रही है एयरटेल की, बिकॉज सी इन टेलीकॉम बिजनेसेस यू हैव टू लुक एट द ओनर अर्निंग्स. ओनर अर्निंग्स क्या होती है, ये भी वॉरेन बफेट का कॉन्सेप्ट है. दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस डेप्रिसिएशन. क्योंकि आपकी अर्निंग्स तो आपको कमी दिखेगी क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ी फिगर दिखती है. तो दैट इज हाउ यू हैव टू व्यू दिस बिजनेस. तो फॉरवर्ड पे आज कंपनी 17 to 18 टाइम्स के फ्री कैश फ्लो पे है और फ्री कैश फ्लो यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर्स में काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो करेगा. वाई सो, बिकॉज इनका केपेक्स उतना नहीं होने वाला जितना पास्ट में था. तो आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ेंगे तो सारे एनालिस्ट यही पूछते रहते हैं कि आप सर केपेक्स कितना है, इस साल केपेक्स कितना होने वाला है, बिकॉज ऑल एनालिस्ट आर वरीड कि क्या फर्म ओनर अर्निंग्स बनाएगी नहीं बनाएगी.
बिकॉज फ्री कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 39 to 40,000 करोड़ से नेक्स्ट ईयर 60 to 62,000 करोड़ का हो सकता है। तो नियरली एट अ फ्री कैश फ्लो यील्ड ऑफ 5 to 5.2% बेसिकली द बिजनेस इज एट द मोमेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट कंपनीज। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने पहले पीपीएफएस का इन्वेस्टिंग स्टाइल देखा, फिर हमने देखा कि वॉरेन बफेट कैसे बिजनेसेस लेते हैं, फिर हमने देखा वॉरेन बफेट ने बीएनएसएफ क्यों लिया था, क्योंकि वो मार्केट कंसोलिडेट होगी। फिर हमने देखा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री भी ऐसी है जो कंसोलिडेट हो रही है इस टाइम पे, यहाँ पे प्राइसिंग पावर प्लेयर्स के पास आ गई है और अभी भारतीय एयरटेल का केपेक्स कम हो रहा है। तो केपेक्स कम होने से क्या आएगा, फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा, फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा तो क्या आएगा, ओनर अर्निंग्स बढ़ेंगी, ओनर अर्निंग्स बढ़ेगा तो फॉरवर्ड पे हम देख सकते हैं आज बिजनेस 5.2% के आसपास फ्री कैश फ्लो यील्ड पे ट्रेड करता है, which is again not so expensive, not so cheap, maybe at a reasonable valuation, and also business का हमने मोड भी पढ़ा। तो हमने इस वीडियो से क्या करा, हमने इस वीडियो से ये नहीं कि हम कोई चीज़ को बाय और सेल करना चाहते हैं, वो तो एसवाईसी चैनल का पर्पस ही नहीं है। इस वीडियो से हमने क्या करा कि हमने जो एक अच्छे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनके थॉट प्रोसेस को लेके रिवर्स इंजीनियर करा कि एक प्राइसिंग का लीवर हो सकता है और एक केपेक्स कम होने का लीवर हो सकता है, एंड ऑल्सो एक मोट का लीवर हो सकता है, which has led to them investing in this particular business. So hopefully you love these videos जहाँ पे हम great investors के thought process को basically reverse engineer करते हैं। With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. जो भी business analysis या industry analysis का suggestion हो, do let me know in the comment section below. क्योंकि आज हमारी AI investing पे क्लास हो रही होगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। I'm extremely excited to teach that. With this, I'll see you in the next one. जय हिंद।